नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ग्लाइड फोर्स क्या होती है, दो पॉजिटिव एज डिसलोकेशंस और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एज डिसलोकेशन, जो कि हमारे दो पैरेलल स्लिप प्लेन्स पे रहते हैं। इस बार हम इस डिसलोकेशन इंटरैक्शंस के वजह से उनके कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होगी। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी उनकी कुछ स्थिति होगी कि एक पोजीशन होगी जो स्टेबल होगी, और उसके वजह से क्या स्ट्रेन हार्डनिंग होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि अगर मेरे पास दो पॉजिटिव एज डिसलोकेशन है, एक स्लिप प्लेन पे है और एक दूसरे स्लिप प्लेन पे है। ये दो पैरेलल स्लिप प्लेन्स है जो h डिस्टेंस अपार्ट है, और इन दोनों की बर्जेस वेक्टर हमने b मान के चली थी। तो हमें जो ग्लाइड फोर्स मिलेगा, ग्लाइड फोर्स क्या होता है, ये जो ग्लाइड फोर्स होगा, मेरा डिसलोकेशन 1 की जो स्ट्रेस फील्ड होगी उसके वजह से जो फोर्स तैयार होगा, एक ग्लाइड और क्लाइंब फोर्स तैयार होगा। तो हमने यहाँ पे ग्लाइड फोर्स कंसिडर किया था जो डिसलोकेशन 2 पे एक्ट कर रहा है, वो कुछ इस तरह से मिलेगा हमें। ये हमने देखा था, इसका वेरिएशन जो दो पॉजिटिव एज डिसलोकेशन के बीच में है। अभी हमने देखा था कि ग्लाइड फोर्स तीन जगह पे शून्य है। एक यहाँ पे हम देखेंगे x इक्वल टू 0, इसको लिख लेते हैं हम। ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू h और x इक्वल टू -h। तो ये हमारी स्पेशल पोजिशंस हो गई है। तो अभी हम देखेंगे कि अगर मैं इस डिसलोकेशन को इस ग्लाइड प्लेन पे मूव करता हूँ तो मेरे पास क्या ग्लाइड फोर्स किस तरह से चेंज होगा, या ये जो ग्लाइड फोर्स चेंज हो रहा है वो मेरे इस डिसलोकेशंस की कौन सी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस तैयार करेंगे। स्टेबल यानी इनकी जो स्थिति होगी, दोनों की पोजीशंस होगी, किस स्थिति में ये दो स्टेबल हो सकते हैं, ये हम जानेंगे अभी। तो मान लेते हैं पहली कंडीशन, जब मेरे पास x इक्वल टू एच है, यहाँ पे x इक्वल टू एच मेरा ग्लाइड फोर्स शून्य है। और अगर मैं देखता हूँ ग्लाइड फोर्स शून्य ने, ये मान लेते हैं ये डिसलोकेशन यहाँ पे है मेरा, इसको लिख लेते हैं इस तरह से। अगर ये मेरा डिसलोकेशन यहाँ पे है और ये डिसलोकेशन को मैं परटर्ब करता हूँ यानी डिस्टर्ब करता हूँ, मान लेते हैं मैं इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पॉजिटिव x डायरेक्शन पे मैं इसको थोड़ा सा मूव किया, डिस्टर्ब किया ने इस पोजीशन से। यहाँ पे तो ग्लाइड फोर्स शून्य है, पर यहाँ पे अगर मैंने डिस्टर्ब किया तो क्या होगा, आप देखेंगे कि जो ग्लाइड फोर्स है यहाँ पे इस डायरेक्शन पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव x डायरेक्शन पे, यानी ग्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा मेरा। तो क्या होगा, ये डिसलोकेशन जैसे ही मैंने इस स्थिति से डिस्टर्ब कर दिया पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ, तो ये फोर्स जो एक्ट हो रहा है ये पॉजिटिव है और इस डिसलोकेशन को इस पॉजिटिव x डायरेक्शन पे मूव करेगा। यानी मेरा डिसलोकेशन इस स्थिति से जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन पे, तो इस तरह वो मूव होगा। सिमिलरली अगर मेरा डिसलोकेशन यहाँ पे है, -h पे है, तो आप देखेंगे कि ग्लाइड फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव करूँगा तो मेरा डिसलोकेशन इस यानी x के इन्फिनिट डायरेक्शन पे मूव करेगा। अभी हम देखते हैं कि जो मेरा पोजीशन है, अगर यहाँ पे है x इक्वल टू एच है इस पोजीशन पे, और मैं इसको इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब करता हूँ, मान लेते हैं कि मैं इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब करूँगा, निगेटिव x नहीं बोलूँगा, यानी ये जो h है h से कम हो गया। तो आप देखेंगे ये जो ग्लाइड फोर्स है ये मेरा निगेटिव है यहाँ पे इस पोजीशन पे। यानी इसका मतलब होगा कि अगर जैसे मैंने ये डिसलोकेशन इस h पोजीशन से डिक्रीज किया, यानी x की वैल्यू यहाँ पे घट गई है, तो आप देखेंगे कि ग्लाइड फोर्स जो निगेटिव है, तो क्या होगा, ये जो ग्लाइड फोर्स मेरे डिसलोकेशन को इस डायरेक्शन पे मूव करेगा, निगेटिव है ना, इस डायरेक्शन पे मूव करेगा। ये मेरा ग्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे ग्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था अगर मैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव हो रहा था, यानी x h से अगर ग्रेटर है तो, और h से छोटा है तो आप देखेंगे कि ग्लाइड फोर्स मेरा निगेटिव है और मेरा डिसलोकेशन यहाँ से डिस्टर्ब होके इस पोजीशन पे आएगा जहाँ पे फिर से ग्लाइड फोर्स की वैल्यू शून्य है। तो ये है जीरो पोजीशन, यानी x इक्वल टू 0 पोजीशन। ये एक कंडीशन है। अगर मैं देखूंगा x इक्वल टू -h, यानी अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ सेम थिंग, आप यहाँ पे अगर मेरा डिसलोकेशन है, ये डिसलोकेशन है, तो अगर ये डिसलोकेशन मैंने डिस्टर्ब की और मैंने जो x की वैल्यू है वो और निगेटिव हो गई, तो आप देखेंगे कि जो ग्लाइड फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये निगेटिव ग्लाइड फोर्स लग रहा है।
तो आप देखेंगे जैसे मैंने इस डिसलोकेशन को इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया तो आप देखेंगे कि जो ग्लाइड फोर्स होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो मेरा डिसलोकेशन इस डायरेक्शन में मूव होगा, इस डायरेक्शन में मूव होगा। और जैसे मैंने इस डिसलोकेशन को इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया, इसको भी लिख लेते हैं, इस डायरेक्शन में अगर डिस्टर्ब किया है यानी टुवर्ड्स ओरिजिन मैंने डिस्टर्ब किया, तो आप देखेंगे ग्लाइड फोर्स पॉजिटिव है, तो एफ ग्लाइड यहाँ पे इस तरह से लगेगा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही एफ ग्लाइड यहाँ पे लग रहा है और ये जो डिसलोकेशन है यहाँ से मूव होके यहाँ तक आ जाएगा, यानी मेरे ओरिजिन पे आ जाएगा x इक्वल टू 0। अब देखते हैं x इक्वल टू 0 पे क्या होगा। जैसे मेरा डिसलोकेशन अगर इस पोजीशन पे है, x इक्वल टू 0 है, मान लेते ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 मेरा डिसलोकेशन यहाँ पे है, तो आप देखेंगे अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव करूँगा यानी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो ग्लाइड फोर्स है यहाँ पे ये निगेटिव ग्लाइड फोर्स है। तो जैसे मैं इस डिसलोकेशन को इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करूंगा तो ग्लाइड फोर्स निगेटिव है, यानी ग्लाइड फोर्स मुझे मेरे डिसलोकेशन को इस डायरेक्शन में ढकेलेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलेगा या अलाउ नहीं करेगा इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो जैसे मैंने इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे, तो डिसलोकेशन फिर से वापस अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आएगा। सिमिलरली अगर मैं डिसलोकेशन को इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो आप देखेंगे कि जो ग्लाइड फोर्स है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, इस यहाँ पे है ये पॉजिटिव ग्लाइड फोर्स लग रहा है, तो पॉजिटिव है ना, वो डिसलोकेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव करेगा। तो जैसे ही मैंने डिसलोकेशन को इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश की तो ग्लाइड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और डिसलोकेशन मेरा इस पोजीशन पे आएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो पोजीशन है x इक्वल टू 0 ये मेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ पॉजिटिव x या निगेटिव x की तरफ, ये वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम मैं यहाँ पे हूँ x इक्वल टू एच या x इक्वल टू माइनस एच, अगर मैं उसको ओरिजिन की तरफ डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो वो ओरिजिन की तरफ मूव हो रहा है मेरा डिसलोकेशन, और ओरिजिन से अवे अगर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ यानी ओरिजिन से दूर अगर डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो वो एच से इन्फाइनाइट की तरफ मूव होगा। तो इसलिए इन दो पोजिशंस में ये जो पोजीशन है x इक्वल टू एच और x इक्वल टू माइनस एच, ये जो पोजीशंस है ये मेरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस 0 है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम है, पर ये जो पोजीशन है ये मेरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे मैंने इसको डिस्टर्ब किया ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाएगा, यानी x इक्वल टू एच और x इक्वल टू माइनस एच पे मेरा डिसलोकेशन नहीं रह पाएगा। पर स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो मेरा पोजीशन x इक्वल टू 0 है। जैसे मैं इसको यहाँ पे डिस्टर्ब करने की कोशिश करूँगा आप देखेंगे कि डिसलोकेशन वापस मेरे ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो जब मेरे पास दो पॉजिटिव एज डिसलोकेशन है इस तरह से, तो आप देखेंगे कि x इक्वल टू 0 ये मेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये मेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो मेरे डिसलोकेशन चाहेंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर रहे ऐसे इस तरह से, ये है इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो है इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जब मेरे पास दो पॉजिटिव एज डिसलोकेशन है दो पैरेलल स्लिप प्लेन्स पे जो कि एज डिस्टेंस अपार्ट है, ये इस तरह से भी आप देख सकते हैं। हमने देखा था कि डिसलोकेशंस के अराउंड स्ट्रेस फील्ड होती है, तो आप देखेंगे कि हमने देखा था कि पॉजिटिव एज डिसलोकेशन है तो इसके स्लिप प्लेन के ऊपर जो है वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस फील्ड रहती है और जो टेंसाइल स्ट्रेस फील्ड रहती है वो स्लिप प्लेन के नीचे रहती है, वो दोनों के लिए सेम होगी। आप देखेंगे कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आप देखेंगे कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेस फील्ड और इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी इस तरह से, और दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। ये जो पोजीशन मिलेगी मुझे डिसलोकेशंस की, इसको हम कहते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिसलोकेशंस की। उसी तरह से हम देखेंगे कि मेरे पास एक पॉजिटिव और एक निगेटिव एज डिसलोकेशन है कुछ इस तरह से दोनों पैरेलल स्लिप प्लेन पे, तो हमने इसका भी ग्लाइड फोर्स निकाला था, तो ग्लाइड फोर्स कुछ इस तरह से हमें मिला था। तो ये मेरा ग्लाइड फोर्स है। अभी हम जानते हैं कि इन दोनों में क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकती है। तो मान लेते पहली कंडीशन x इक्वल टू एच, यहाँ पे भी हम तीन पोजीशंस मार्क कर लेते 0, h और माइनस एच। ये स्टेबल या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ग्लाइड फोर्स की वैल्यू 0 है। अभी इन तीनों में से कौन सी स्टेबल है ये हमें देखना है। तो मान लेते मेरे पास x इक्वल टू एच है, तो मेरे पास कुछ ऐसा डिसलोकेशन है, ये निगेटिव डिसलोकेशन इस तरह से, और इस डिसलोकेशन को मैं x इक्वल टू एच पे अगर डिस्टर्ब करता हूँ, मान लेते कि मैं इसको ओरिजिन की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा हूँ इस डायरेक्शन पे, तो आप देखेंगे कि जो ग्लाइड फोर्स लग रहा है, ग्लाइड फोर्स ये यहाँ पे
पॉजिटिव ग्लाइड फोर्स है। तो जैसे मैं इस डिस्लोकेशन को इस साइड ढकेलने की कोशिश करूँगा या पुश करने की या डिस्टर्ब करने की कोशिश करूँगा, तो ग्लाइड फोर्स पॉजिटिव है, तो वो मुझे एच यानी इस पोजीशन पे वापस लाएगा। तो ग्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। आप देखेंगे कि अगर मैं इस h इक्वल टू 0 से इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन से दूर अगर ढकेलने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे ग्लाइड फोर्स क्या लग रहा है, निगेटिव डायरेक्शन पे लग रहा है। तो मैं डिस्लोकेशन को अगर इस डायरेक्शन में फोर्स पुश कर रहा हूँ, तो ग्लाइड फोर्स मेरा कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप देखेंगे कि ये ग्लाइड फोर्स मेरा इस पोजीशन पे इस डिस्लोकेशन को वापस लाएगा h इक्वल टू 0 पे। सिमिलरली अगर इस कंडीशन में देखेंगे, -h की पोजीशन पे देखेंगे, अगर यहाँ पे मेरा डिस्लोकेशन है, यहाँ पे अगर मेरा डिस्लोकेशन है, तो इस पोजीशन पे अगर मैं इसको ओरिजिन की तरफ लाने की कोशिश करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये जो ग्लाइड फोर्स है, ग्लाइड फोर्स मेरा निगेटिव ग्लाइड फोर्स है। जो मैग्नीट्यूड है ग्लाइड फोर्स है निगेटिव है, तो इस डिस्लोकेशन को वो वापस इस पोजीशन पे पुश करेगा, यानी ओरिजिन से अवे लाने की कोशिश करेगा, तो ये वापस h इक्वल टू 0 पोजीशन पे आएगा। अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी -x डायरेक्शन पे अगर हम मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि जो ग्लाइड फोर्स है, ग्लाइड फोर्स मेरा पॉजिटिव ग्लाइड फोर्स है इस तरह से। तो जो ग्लाइड फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एफ ग्लाइड जो है इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और आप देखेंगे कि जो डिस्लोकेशन है वो -h पोजीशन पे आके रुक जाएगा। अभी x इक्वल टू 0 पे देखते हैं, x इक्वल टू -h हमने देखा, और x इक्वल टू 0 देखते हैं। तो x इक्वल टू 0 पोजीशन पे अगर उसको हम डिस्टर्ब करेंगे, यानी h प्लस माइनस डेल्टा x करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे ये x इक्वल टू 0 जो पोजीशन है, इसको मैं अगर डिस्टर्ब कर रहा हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे जो अगर मेरा डिस्लोकेशन यहाँ पे मान लेते, इसको भी लिख लेते, अगर मेरा डिस्लोकेशन ओरिजिन पे है, यहाँ पे है, और मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ इस तरह से, तो आप देखेंगे कि जो ग्लाइड फोर्स लग रहा है वो मेरा पॉजिटिव ग्लाइड फोर्स लग रहा है। तो डिस्लोकेशन यहाँ से मूव होके मेरे h पोजीशन पे आके रुक जाएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँगा, इस डायरेक्शन में मूव करूँगा, मेरे डिस्लोकेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे निगेटिव ग्लाइड फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पे, तो ये डिस्लोकेशन यहाँ से आके मूव होके मेरे -h पोजीशन पे स्टेबल होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पोजीशन है यहाँ पे x इक्वल टू 0, ये मेरी अनस्टेबल पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है x इक्वल टू h और x इक्वल टू -h, ये मेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये होगी मेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम जब मेरे पास दो डिस्लोकेशन है, पॉजिटिव डिस्लोकेशन है, एक पॉजिटिव डिस्लोकेशन है और एक निगेटिव डिस्लोकेशन है, एज डिस्लोकेशन। तो तब जाके h इक्वल टू x इक्वल टू h, ये जो पोजीशन है ये मेरी स्टेबल पोजीशन रहेगी। तो x इक्वल टू h अगर मैं कंसिडर करूँगा, ये मेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी। तो ये जो डिस्टेंस होगा, यानी x इक्वल टू h, यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये h हो गया, यानी x इक्वल टू h यहाँ पे हो गया। तो अगर हम देखेंगे y इक्वल टू भी h है, क्योंकि तो दो प्लेन का डिस्टेंस है, और x इक्वल टू h ये मेरी स्टेबल पोजीशन है। तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल है दोनों के बीच का, ये 45 डिग्री आप निकाल सकते हो। यानी आप देखेंगे कि ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन है, मेरे दो डिस्लोकेशंस के, एक पॉजिटिव डिस्लोकेशन और एक नेगेटिव डिस्लोकेशन ऑन पैरेलल स्लिप प्लेन, ये थीटा इक्वल टू 40 रहेगा, इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 40 रहेगा। तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो डिस्लोकेशंस हैं, इस पे ये अगर ये पॉजिटिव डिस्लोकेशन अगर मैं कंसिडर करूँगा, तो स्लिप प्लेन यहाँ पे ये है मेरा स्लिप प्लेन। तो स्लिप प्लेन के अबव मेरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस फील्ड रहता है और नीचे टेंसाइल स्ट्रेस फील्ड रहता है। इस डिस्लोकेशन के लिए ये मेरा स्लिप प्लेन है, और स्लिप प्लेन का अबव मेरे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस फील्ड रहेगी, और स्लिप प्लेन के नीचे, ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ये यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस फील्ड रहेगी। और ये स्ट्रेस फील्ड्स कुछ इस तरह से एक्ट करेगी, यानी आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉम्प्रेसिव, यहाँ पे कॉम्प्रेसिव, और एक दूसरे के प्रति डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो हमेशा 45 डिग्री रहेगा। दो प्योर एज डिस्लोकेशंस, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो ये हो गए मेरे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। आइए अभी जानते हैं इसका महत्व क्या है स्ट्रेन हार्डनिंग के प्रति। तो मेरे पास कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हो गए। तो आप देखेंगे कि दो पॉजिटिव एज डिस्लोकेशंस है और दो सेम नेचर के डिस्लोकेशंस है, तो उनमें जो एंगल रहेगा 90 डिग्री रहेगा, यानी दो एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो देखेंगे 45 डिग्री है।
या एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, यहाँ पे भी हमें 45 डिग्री एक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो अभी हम देखेंगे कि हमने एज डिसलोकेशन के लिए दिखा था व्हाट हैपन्स व्हेन यू हैव टू स्क्रू डिसलोकेशंस, यानी जब दो स्क्रू डिसलोकेशंस रहेंगे तब आपके पास क्या कंडीशन आती है। तो ये आपको सॉल्व करना है, इसके लिए सेम मेथोडोलॉजी हम देखेंगे। तो स्क्रू डिसलोकेशन के लिए स्ट्रेस फील्ड हम देखेंगे। स्क्रू के लिए हमने कुछ इस तरह से मार्क की थी स्ट्रेस फील्ड। हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स थे ये शून्य थे और हमारे पास सिर्फ सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा वाई जेड और सिग्मा जेड एक्स और सिग्मा जेड वाई, सिर्फ शेयर कंपोनेंट्स है। ये स्ट्रेस फील्ड होगी आपकी। बर्जेस वेक्टर आप कुछ इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में बर्जेस वेक्टर आप कंसिडर कर सकते हैं पैरेलल। सो बर्जेस वेक्टर आप इस डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं 0 0 1, और टेंजेंट वेक्टर यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मेरा बर्जेस वेक्टर होगा। टेंजेंट वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर वो जो 0 0 1, दोनों अगर आप कंसिडर करेंगे तो बर्जेस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर दोनों पैरेलल रहेंगे। तो ये स्ट्रेस फील्ड है और आप पिच कोहलर इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं और फोर्स निकाल के आप निकाल सकते हो कि दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शंस रहेंगे। तो आंसर सिंपल है, यहाँ पे एक मैंने डायरेक्ट रिजल्ट्स दिए कि दो डिसलोकेशन जो अपोजिट साइन के हैं वो अट्रैक्ट करेंगे और सेम साइन के हैं वो रिपेल करेंगे। अभी हम देखते हैं कि स्ट्रेन हार्डनिंग के प्रति क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो हमने एफ ग्लाइड निकाला था, अगर मेरे पास एक दो पॉजिटिव डिसलोकेशन है स्लिप प्लेन के लिए तो मेरे पास ग्लाइड फोर्स कुछ इस तरह से आ रहा है और ये मेरा ग्लाइड फोर्स है। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्लाइड फोर्स है इसका वेरिएशन कुछ इस तरह से, और यहाँ पे कुछ मैक्सिमम वैल्यूज़ मिल रही है मेरे पास ग्लाइड फोर्स की। यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू है, यानी मैग्नीट्यूड आप देख रहेंगे, यहाँ पे एक मैक्सिमम है और यहाँ पे एक मैक्सिमम है। तो आपके पास चार वैल्यूज़ है ग्लाइड फोर्स की जो कि मैक्सिमम है। और ये अगर आप नेचर आप इसका प्लॉट करोगे ग्लाइड फोर्स का तो आप देखेंगे कि ये जो मैग्नीट्यूड है ग्लाइड फोर्स का, ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, और ये जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, यानी आप देखेंगे कि ये एग्जैक्टली सेम ग्लाइड फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरह से कुछ देखूँ मैथमेटिकली, अगर मैं इसका ट्रीटमेंट लूँ, अगर मैं इस ग्लाइड फोर्स का डेरिवेटिव लेता हूँ, अगर ये मेरा नेचर है और इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज़ पे मुझे शून्य मिलना चाहिए, तो ये मैक्सिमम ग्लाइड फोर्स की वैल्यू होगी। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेके इसको ज़ीरो इक्वेट करूँगा, इस टर्म का डेरिवेटिव लेके x से, तो मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आएगा x टू द पावर 4 माइनस 6 x स्क्वायर h स्क्वायर प्लस h टू द पावर 4। और इसका अगर मैं रूट लूँगा यानी x स्क्वायर की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी और x की वैल्यू मैं इस तरह से लूँगा, तो मेरे पास चार वैल्यूज़ आनी चाहिए, एक प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 2 रूट 2h। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चार रूट्स मुझे मिलने चाहिए, तो एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, यहाँ पे भी एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो ये चार रूट्स मुझे कुछ इस तरह से मिलेंगे। ये चार रूट्स 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे मेरी एफ ग्लाइड की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। तो उसको मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ एफ ग्लाइड मैक्स। इसको निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, ये जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू इसमें रख दूंगा, अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा तो मेरे पास एफ ग्लाइड मैक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो टर्म है ये 1/h हो जाएगी और मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, यानी अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो ये जो वैल्यू है आप सॉल्व करके देखेंगे तो मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, ये आती है 0.25/h कुछ इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली। तो ये 0.25 को यहाँ पे 1/4 लिख सकता हूँ, तो 1/4 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो 8 पाया आ जाएगी। तो मेरे पास एक ग्लाइड मैक्सिमम की यानी डिसलोकेशन पर यूनिट लेंथ, जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ अ डिसलोकेशन और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है कुछ इस तरह से आएगी। तो ये मेरे पास एक मैक्सिमम ग्लाइड फोर्स की वैल्यू हो गई। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग निकालने के लिए। तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई मैक्सिमम ग्लाइड फोर्स की। अभी हम देखते हैं कुछ डिसलोकेशन कॉन्फ़िगरेशंस। अभी हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने डिसलोकेशन मान लिया है एक, और एक दूसरे स्लिप प्लेन पे एक डिसलोकेशन मान लेता हूँ, तो ये निगेटिव डिसलोकेशन मान लेता हूँ यहाँ पे। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये कब आएगी, जब h
x इक्वल टू एच रहेगा और प्लेनार डिस्टेंस जो है वो h है, तो यानी इन दोनों के बीच का एंगल रहेगा 45। तो इसी तरह से मैं कुछ एक लैटिस तैयार कर सकता हूँ डिसलोकेशंस का। तो मैंने देखा कि अगर मेरे पास बहुत सारे डिसलोकेशंस है और उनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस कुछ इस तरह से मैं क्रिएट कर सकता हूँ, तो इसको कहते हैं टेलर लैटिस। इसको हम टेलर लैटिस भी कहते हैं या टेलर डिसलोकेशन लैटिस भी कहते हैं। ये टेलर लैटिस हो गई, टेलर डिसलोकेशन लैटिस हो गई। अभी हम कंसिडर करेंगे कुछ इस तरह से। मैं अभी डिसलोकेशन डेंसिटी निकालने की कोशिश करूंगा। मेरे पास एक क्रिस्टल्स है, यहाँ पे बहुत सारे स्लिप लेंस है और वहाँ पे बहुत सारे डिसलोकेशन है जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज्ड है। अभी हम डिसलोकेशन डेंसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो डिसलोकेशन डेंसिटी मैं कुछ इस तरह से डिफाइन करता हूँ, रो से मैं लिखता हूँ इसको, यानी रो इज इक्वल टू लेंथ अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल लेंथ ऑफ डिसलोकेशन अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो मैं अगर कुछ L अगर कंसिडर करूंगा, ये मैंने X और Y लैटिस कंसिडर किए थे, तो Z डायरेक्शन में उसकी लेंथ रहेगी, क्योंकि हम प्योर एज डिसलोकेशन कंसिडर करेंगे। तो जो लेंथ ऑफ क्रिस्टल रहेगा वही मेरा लेंथ ऑफ डिसलोकेशन रहेगा। तो ये L को मैं मान लेता हूँ लेंथ ऑफ डिसलोकेशन। और अगर मैं ये लैटिस कंसिडर करूंगा, ये टेलर लैटिस अगर मैं कंसिडर करूंगा, तो आप देखेंगे कि इस लैटिस में, ये 2D लैटिस में मेरे पास कितने डिसलोकेशंस हैं? 1 2 3 4। ये 4 डिसलोकेशंस का कंट्रीब्यूशन इस लैटिस में क्या होगा? ये मेरे पास 4 डिसलोकेशंस हैं, तो 1/4 कंट्रीब्यूशन है इन डिसलोकेशन का। तो ये हो गए मेरे पास नंबर ऑफ डिसलोकेशंस में निकाल रहा हूँ अभी, 1/4 कंट्रीब्यूशन हो गया, और ये सेंटर वाला जो है वो एक 1 हो गया। तो मेरे पास 2 डिसलोकेशन हो गए इस लैटिस में। इस कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे कि 2 डिसलोकेशंस हो गए। तो ये जो डिसलोकेशन है वो शेयर्ड रहेगा 4 लैटिसेस में, तो इसलिए 1/4 हो गया। तो आपके पास लेंथ कितनी आएगी एक लैटिस में? 2L। तो लेंथ आ गई मेरी 2L यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ डिसलोकेशंस 2 है। और वॉल्यूम होगा यहाँ पे, आप देखेंगे कि ये मेरी लेंथ होगी, ये विड्थ होगी और हाइट उस तरह से आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो डायमेंशन से h और h 2h हो जाएंगे, ये और h और h 2h। तो ये इसका एरिया हो जाएगा 2h होल स्क्वायर इंटू L, जो L होगा x z डायरेक्शन में। और z डायरेक्शन में मैं माना था कि जो डिसलोकेशन लेंथ है L है। मेरे पास वॉल्यूम कुछ इस तरह से आएगा, और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डिसलोकेशन डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ 1/2h²। तो एक रिलेशन हो गया मेरा डिसलोकेशन डेंसिटी का 1/2h²। अगर मैं इस लैटिस को एक शेयर स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, अभी यहाँ पे मैंने टाउ अप्लाई किया है, और इस शेयर स्ट्रेस में इस डिसलोकेशन जो लैटिस है इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास कुछ फोर्स लगेगा मुझे। ये जो फोर्स है मैं इस तरह से कंट्रीब्यूट करता हूँ, एक डिसलोकेशन पेयर को मैं अगर डिस्टर्ब करना चाहता हूँ या मूव करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ टाउ इंटू बी, जो कि इस डिसलोकेशन का बर्जस वेक्टर है, कुछ इस तरह से। तो टाउ इंटू बी, और इसको अगर मुझे मूव करना है तो मुझे मैक्सिमम ग्लाइड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो ये मैक्सिमम ग्लाइड फोर्स, क्योंकि हमने मैक्सिमम ग्लाइड फोर्स निकाला था 2 डिसलोकेशन के पेयर के लिए, तो इसलिए मुझे ये मैक्सिमम ग्लाइड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो टाउ बी इज इक्वल टू एफ ग्लाइड मैक्स। इसको मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो टाउ की वैल्यू और ये जो एफ ग्लाइड मैक्स यहाँ पे मैं रिप्लेस करता हूँ, तो टाउ की वैल्यू जो आएगी GB/8π 1 - μ 1/h। अभी ये 1/h की वैल्यू मैं कुछ इस डिसलोकेशन डेंसिटी द्वारा रिप्लेस कर सकता हूँ। तो टाउ सी की वैल्यू, यानी यहाँ पे क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस जो लग रहा है, यहाँ पे अगर मैं लिख सकता हूँ टाउ सी को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ K इंटू टाउ, जो मेरी क्रिटिकल वैल्यू है, एक कांस्टेंट है ये K, तो K इंटू टाउ इस तरह से लिख सकता हूँ। और ये 1/h को मैं √2 इंटू √ρ इस तरह से इस इक्वेशन से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो टाउ सी एक क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी। ये शेयर स्ट्रेस कौन सा है? क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस। इस डिसलोकेशन के पेयर को मूव करने के लिए जो क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस लगेगा उसकी एक वैल्यू है। आप देखेंगे तो ये टाउ सी को मैं, ये जो टर्म है, इस टर्म को, ये पूरे टर्म को मैं, ये कॉन्स्टेंट्स है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अल्फा से। तो अगर मैं देखूंगा टाउ सी को कुछ इस तरह से लिखूंगा अल्फा GB √ρ।
और अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 0.5 to 1 के बीच में वेरी होती है। इसको कहते हैं हम टेलर हार्डनिंग इक्वेशन। ये मेरी टेलर हार्डनिंग इक्वेशन है। टेक्स्ट बुक में आप इसको इस तरह से रेफर करेंगे, टेलर हार्डनिंग इक्वेशन। तो ये मेरी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल किसके साथ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि वो डिसलोकेशन डेंसिटी के साथ प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर स्टेबल कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हो रही है डिसलोकेशंस की, वो मुझे क्या इंडिकेट करेगी कि एक डिसलोकेशन डेंसिटी के साथ मेरी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैसे रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो कि डिसलोकेशन डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है तो क्रिटिकल स्ट्रेस टू मूव डिसलोकेशन शुड इंक्रीज, यानी डिसलोकेशन मूव करने के लिए जो क्रिटिकल स्ट्रेस रहेगा वो बढ़ेगा जैसे जैसे डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ेगी। अभी हमने देखा था ये इक्वेशन, या टेलर हार्डनिंग इक्वेशन हमने देखा। अभी हम इसको अगर प्लॉट करेंगे टाउ सी वर्सेस रो, तो हमारे पास एक परफेक्ट, एक नीट लीनियर रिलेशन मिलेगा। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस, क्या क्रिटिकल स्ट्रेस है, ये डिसलोकेशन को मूव करने का क्रिटिकल स्ट्रेस वो बढ़ेगा। यहाँ से मेरे स्ट्रेन हार्डनिंग की ओरिजिन है, यही प्लॉट मेरा स्ट्रेन हार्डनिंग का ओरिजिन है। अभी हम इसको स्ट्रेन के साथ कैसे कोरिलेट करेंगे, ये हमने ओरो1 इक्वेशन देखा था, गामा इज इक्वल टू रो एम बी एक्स बार, और हमने मान के चला था अगर बी और एक्स बार अगर मेरे कांस्टेंट है तो आप देखेंगे कि ये जो गामा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है मेरे मोबाइल डिसलोकेशन डेंसिटी के साथ। और जैसे जैसे गामा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी मोबाइल डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे मेरी मोबाइल डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ेगी तो अगर मैं ये इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो जैसे रो एम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा क्रिटिकल स्ट्रेस जो रहेगा डिफॉर्मेशन के लिए वो बढ़ेगा। तो मैं देख सकता हूँ कि जैसे जैसे प्लास्टिक स्ट्रेन बढ़ेगा उस तरह से मेरा जो स्ट्रेस है, फ्लो स्ट्रेस है, वो भी बढ़ना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली भी देखा गया है। तो यहाँ पे कुछ स्कीमेटिक में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स दिए है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रेन जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा स्ट्रेन हार्डनिंग तो हो ही रहा है यहाँ पे। और कुछ आप कर सकते हो, जैसे ये मेरा मटेरियल था, यहाँ पे परसेंटेज कोल्ड वर्क, यानी मैं कुछ डिफॉर्म नहीं था, इनिशियली कुछ डिफॉर्म नहीं था, जैसे जैसे मैं उसको डिफॉर्म कर रहा हूँ, परसेंटेज कोल्ड वर्क उस पर बढ़ा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि जो यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो बढ़ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे मेरा परसेंटेज कोल्ड वर्क बढ़ रहा है। परसेंटेज कोल्ड वर्क बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, मेरा प्लास्टिक स्ट्रेन बढ़ रहा है मटेरियल के ऊपर, जो इनिशियल प्लास्टिक स्ट्रेन है वो बढ़ रहा है, और उसके वजह से मेरी डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ सकती है। और ये अगर डिसलोकेशन डेंसिटी बढ़ती है तो ये स्ट्रेस मेरा बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे प्लास्टिक स्ट्रेन और परसेंटेज कोल्ड वर्क बढ़ रहा है वैसे वैसे यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और डक्टिलिटी यहाँ पे घट रही है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन ये रिलेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक केस स्टडी देखते हैं लो कार्बन स्टील पे। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि परसेंटेज कोल्ड वर्क यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ, पहले जो ग्रीन कर्व है, ब्लू कर्व है और रेड कर्व है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से 0%, 4% और 24% कोल्ड वर्क मैंने किया है, और आप देखेंगे जो यील्ड स्ट्रेंथ है यहाँ पे ये बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि परसेंटेज कोल्ड वर्क जैसे जैसे, इसको भी लिख लेते हैं, परसेंटेज कोल्ड वर्क जैसे बढ़ रहा है वैसे मेरा यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, यानी क्रिटिकल स्ट्रेस टू डिफॉर्म वो बढ़ रहा है यहाँ पे। तो ये एक केस स्टडी हो गई, यहाँ से हम, यही हमारा ओरिजिन है स्ट्रेन हार्डनिंग का, यही रीज़न है हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग का। इसको ही हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग या वर्क हार्डनिंग, इसको भी लिख लेते हैं। यही मेरा रीज़न है स्ट्रेन हार्डनिंग और वर्क हार्डनिंग का। तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। अभी हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये मेरा टेलर हार्डनिंग इक्वेशन है। अब हम कुछ कंडीशंस देखते हैं कि जब डिसलोकेशन इंटरैक्शंस होते हैं तो कुछ एनहाइलेशन भी होते हैं। एनहाइलेशन कैसे होता है ये भी देखते हैं। अगर मेरे पास दो डिसलोकेशन है, दो पॉजिटिव डिसलोकेशंस हैं, एक ही स्लिप प्लेन पे हैं, तो ये क्या होगा, दोनों रिपेल करेंगे। तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा क्योंकि इनकी स्ट्रेस फील्ड जो है इंटरैक्ट करेगी, दोनों की स्ट्रेस फील्ड समान है तो एक दूसरे को रिपेल करेगी। हम अगर इन दोनों डिसलोकेशन को एक मान लेते हैं, इसको हम इस तरह से कंसिडर करते हैं, 2b कंसिडर करते हैं, हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। इसकी एनर्जी क्या होगी, हमने देखा था कि अगर ये दोनों डिसलोकेशन एक हो जाते हैं तो इनकी एनर्जी हो जाएगी, यहाँ पे b की जगह मैं 2b लिखूंगा तो ये 4 अल्फा GB² हो जाएगा।
और इस केस में आप देखेंगे कि दोनों की एनर्जी क्या होगी, अल्फा जी बी स्क्वायर प्लस अल्फा जी बी स्क्वायर यानी 2 अल्फा जी बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन में मेरी एनर्जी बढ़ रही है, तो इसलिए ये दोनों डिस्लोकेशन कभी पास नहीं आएंगे, ये दोनों डिस्लोकेशन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि जो इंडिविजुअल एनर्जी उनका एडिशन है, ये जो एनर्जी मिल रही है इस एनर्जी से कम है। सिमिलरली अगर मेरे पास दो डिस्लोकेशन है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव एज डिस्लोकेशन है, दोनों एक ही स्लिप प्लेन पे, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, और इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, अगर मेरे पास ये इस तरह से कुछ डिस्लोकेशन है तो ये डिस्लोकेशंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों डिस्लोकेशन अट्रैक्ट करके एक दूसरे को एनहाइलेट करेंगे। एनहाइलेट करेंगे यानी नष्ट करेंगे। एनहाइलेशन का मतलब हिंदी में नष्ट होता है, तो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो उसी तरह से अगर मेरे पास दो स्क्रू डिस्लोकेशंस हैं, तो अगर दोनों एक राइट हैंड स्क्रू है एक लेफ्ट हैंड स्क्रू है, तो आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एनालाइट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर इसको इस तरह से समझिए कि मेरे पास अगर मेरे पास एज डिस्लोकेशन है इस तरह से, ये पॉजिटिव है एज डिस्लोकेशन और निगेटिव एज डिस्लोकेशन है, अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये निगेटिव एज डिस्लोकेशन है, तो आप देखेंगे कि मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे अगर अट्रैक्ट होने के बाद ये दो हाफ प्लेन एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे और मेरे पास लैटिस में कोई डिस्लोकेशन नहीं रहेगा। एक दो हाफ प्लेन मर्ज होके एक डिफेक्ट फ्री क्रिस्टल तैयार करेंगे। तो डिस्लोकेशन एनाहिलेशन भी होते हैं बेस्ड ऑन डिस्लोकेशन के नेचर्स और डिस्लोकेशन के पोजिशंस। तो जब हम देखेंगे कि ये दोनों प्रोसेस एनाहिलेशन और इंटरैक्शंस ये स्ट्रेन हार्डनिंग को ओरिजिनेट करते हैं। यहाँ पे आप ये बात समझिए, स्ट्रेन हार्डनिंग यानी यहाँ पे मैं एक जेनरिक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ स्ट्रेन हार्डनिंग की, क्योंकि मैंने बोला था कि स्ट्रेन सॉफ्टनिंग भी होता है, तो एनाहिलेशन मेरा स्ट्रेन सॉफ्टनिंग को लीड करेगा, बट ये स्ट्रेन हार्डनिंग यहाँ पे मैं जनरल टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो इंटरैक्शंस है मेरे डिस्लोकेशंस के स्ट्रेन हार्डनिंग को जनरेट करते हैं। तो एनाहिलेशन ऑफ डिस्लोकेशन स्ट्रेन सॉफ्टनिंग को रिजल्ट करेंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको पिछले कुछ पार्ट्स में कि मेरे पास एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इस तरह से, मैंने स्ट्रेस प्लॉट किया है, स्ट्रेन प्लॉट किया, ये मेरा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है एसई, और ये ट्रू स्ट्रेन कर्व है। और हमने देखा था कि कोई भी टोटल स्ट्रेन है मेरे पास एक पॉइंट पे, ये टोटल स्ट्रेन है, उसमें क्या कंपोनेंट्स है प्लास्टिक स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन के, ये मैंने फाइंड आउट करने के लिए बोला था। और मैंने बोला था कि आपको स्ट्रेस वर्सेस प्लास्टिक स्ट्रेन निकालना है, ये प्लॉट निकालने के लिए बोला था। मैं सोचता हूँ कि आपने किया होगा एक्सरसाइज, पर अभी नहीं किया होगा तो आप यहाँ पे समझिए, एक इलास्टिक पार्ट है और एक प्लास्टिक पार्ट है। तो हम इलास्टिक पार्ट किस तरह से निकालते हैं, हम इस तरह से निकालते हैं कि यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, और पैरेलल लाइन ड्रॉ करके जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस पे, जो रिकवर्ड पार्ट रहेगा, ये पार्ट जो रहेगा ये मेरा स्ट्रेन रहेगा इलास्टिक स्ट्रेन, और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो मेरा प्लास्टिक स्ट्रेन रहेगा, जो कि परमानेंट डिफॉर्मेशन जनरेट करेगा। यहाँ पे कुछ रॉ डेटा मैंने दिया है, और इस रॉ डेटा से आप देखेंगे कि मेरे पास टोटल ट्रू स्ट्रेन है और ट्रू स्ट्रेस है इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने इलास्टिक स्ट्रेन निकालने की कोशिश की सिग्मा अपॉन ई, तो इस तरह से मुझे कुछ इलास्टिक स्ट्रेन मिल रहा है, और प्लास्टिक स्ट्रेन मैं इस तरह से निकालूंगा इस इक्वेशन से, ये प्लास्टिक स्ट्रेन इज इक्वल टू ई टी माइनस ई एप्सिलॉन। सो आप ये देखेंगे कि प्लास्टिक स्ट्रेन में सिर्फ सब्ट्रैक्ट करो टोटल स्ट्रेन से इलास्टिक पार्ट, तो आपके पास एक प्लास्टिक स्ट्रेन आएगा। और मैं अगर ये प्लॉट देखूंगा, ये ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन प्लॉट है, यानी ट्रू स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस ये प्लॉट है, और ये है सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन ई यानी मेरा इलास्टिक पार्ट, और ये जो है सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन पी। तो ये मैंने पूछा था आपको प्लॉट करने के लिए। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि मेरे इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, थ्रू आउट इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये जो पार्ट है इलास्टिक पार्ट ये हमेशा रहता ही है। आप देखिए कि लीनियरली वेरी हो रहा है, यानी हमेशा एक इलास्टिक पार्ट जो रहेगा इस ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में रहेगा। अगर प्लास्टिक पार्ट की बात करेंगे या प्लास्टिक बिहेवियर की बात करेंगे, तो ये यील्ड स्ट्रेस तक नहीं रहता। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लास्टिक स्ट्रेन यहाँ तक शून्य था, 600 तक यहाँ पे शून्य था, यहाँ पे आप देखेंगे 600 तक शून्य था, और यहाँ से वो बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक पार्ट मेरा कुछ स्ट्रेस तक नहीं रहेगा, पर इलास्टिक पार्ट हमेशा ही रहता है। ये इसका इम्प्लीकेशन है इस
एनालिसिस का ये इम्प्लीकेशन है कि इलास्टिक पार्ट हमेशा ही ट्रू स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर्व में प्रेजेंट रहता है, और वो ये भी रहता है, हमने इलास्टिक ओरिजिन इस तरह से भी दिया था, इलास्टिसिटी का ओरिजिन हमने दिया था बॉन्ड स्टिफनेस के साथ दिया था, या इलास्टिक नेचर लिखा था ये बॉन्ड स्टिफनेस के साथ। और अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक लैटिस की बात की थी, टेलर लैटिस, इसको भी मैं डिस्टर्ब जब करूँगा तो इसके लिए भी मुझे कुछ एक क्रिटिकल स्ट्रेस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे भी जो टेलर लैटिस यानी डिसलोकेशन लैटिस जो तैयार हुए थे उस वो भी इलास्टिक के लिए भी बिहेव कर सकता है, ये इसका एक इम्प्लीकेशन है। अभी हम देखेंगे, और अभी मैं एक एक्सरसाइज आपको देना चाहता हूँ। तो आप इस पूरे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को, हमने इसको इस तरह से लिखा है, सिग्मा को यानी इलास्टिक पार्ट में इस तरह से लिखा है E इंटू एप्सिलॉन ई, और ये जो है प्लास्टिक पार्ट मैं कुछ के एप्सिलॉन पी टू द पावर n इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट है। अभी मुझे आपको एक असाइनमेंट देना है, आपको इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे ये जो ट्रू स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर्व है इसको लिखना है, यानी किस तरह से आप लिख सकते हैं ये आपको मैथमेटिकली लिखना है इस इक्वेशन को। तो मेरे पास एक कंप्लीट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का रिलेशन आ जाएगा इलास्टिक बिहेवियर में भी और प्लास्टिक बिहेवियर में भी। आपको ये कंसेप्ट्स अप्लाई करने हैं यहाँ पे। अभी हमने और एक चीज़ देखी थी, यील्ड लोकस यानी यील्ड सरफेस की बात की थी, जहाँ पे हमने देखा था कि इलास्टिक टू प्लास्टिक बिहेवियर चेंज होता है, और एक लोकस हमने ड्रॉ किया था स्टेट ऑफ स्ट्रेस से। अभी हम इसको रिलेट करेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग के साथ। तो हमने कुछ इस तरह से प्लॉट किया था 2D स्ट्रेस स्टेट के लिए, यहाँ पे सिग्मा 1 प्लॉट किया था, यहाँ सिग्मा 2 प्लॉट किया था, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, और हमें कुछ इस तरह से यील्ड लोकस मिला था एक 2D स्ट्रेस स्टेट के लिए। तो हमने बोला था कि इसके अंदर अगर मटेरियल है, मेरा स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, तो यहाँ पे कोई यील्डिंग नहीं होगी, इसके बाहर अगर जा रहा है तो यहाँ पे यील्ड होगी, और ये जो लोका है इसको हम यील्ड लोकस कहते हैं, ये हमने देखा था अच्छे से। अभी जब स्ट्रेन हार्डनिंग होती है तो हमने देखा था कि यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, यील्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ता है तो वो कुछ इस तरह से बढ़ता है, कभी अगर इस तरह से बढ़ रहा है यानी मेरा यील्ड लोकस इस तरह से एक्सपांड हो रहा है, कुछ इस तरह से एक्सपांड हो रहा है। आप देखेंगे कि ये जो इलिप्स है, यानी हमने ये वॉन माइसेस इलिप्स ड्रॉ किया था, यहाँ पे अगर आप भूल गए होंगे तो आप इसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अगर वॉन माइसेस क्राइटेरिया से हमने ये इलिप्स प्लॉट किया था, और ये इलिप्स जब इस तरह से एक्सपांड होता है तो आप देखेंगे इसको कहते हैं आइसोट्रोपिक हार्डनिंग, यानी मेरा मटेरियल आइसोट्रोपिकली हार्डन हो रहा है, यानी अब सारे डायरेक्शन में वो इक्वली एक्सपांड हो रहा है, और इसका ओरिजिन यहाँ पे स्टेबल है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इलिप्स एक्सपांड इन अ सिमेट्रिक फैशन, यहाँ पे सिमेट्रिकली वो एक्सपांड हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरे टाइप का भी हार्डनिंग होता है। तो मेरे पास कुछ यील्ड लोकस इस तरह से, और ये यील्ड लोकस इस तरह से मूव हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका ओरिजिन यहाँ पे था, ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर इस तरह से मेरा यील्ड लोकस बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस टाइप ऑफ हार्डनिंग में हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसको कहते हैं काइनेमेटिक हार्डनिंग। यहाँ पे क्या होता है, इलिप्स जस्ट ट्रांसलेटेड, यानी इलिप्स जस्ट यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है। तो यहाँ पे इस पार्ट में हमने देखा था कि डिसलोकेशन इंटरैक्शंस क्या होते हैं, एक डिसलोकेशन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, डिसलोकेशन के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से स्ट्रेन हार्डनिंग कैसे जनरेट होता है, और स्ट्रेन हार्डनिंग का मटेरियल बिहेवियर पे क्या असर होता है, ये हमने देखा था। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि डिसलोकेशंस के इंटरैक्शंस के वजह से डिसलोकेशन डेंसिटी कैसे तैयार होती है, और इस डिसलोकेशन डेंसिटी को और अच्छे से एनालाइज करेंगे अगले पार्ट में। अभी मैं यही के लिए रुकता हूँ। धन्यवाद।